हेलो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपका सह दिल से मैं स्वागत करता हूँ अजिंक्य फिज़िक्स क्लासेस में। आज नया टॉपिक लेकर हम पधार रहे हैं जिसका नाम है कोलिजन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ये हमारा थर्ड खिलाड़ी कोलिजन। पहले हमने देखा था सेंटर ऑफ मास, फिर हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हम देख रहे हैं कोलिजन। कोलिजन बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसको बहुत एंगल से हम देखेंगे। पहले क्लासीफाई कर लेते हैं कि कोलिजन को कैसे क्लासीफाई करोगे। कोलिजन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय कोलिजन। तो कोलिजन इज़ नथिंग बट देयर आर टू बॉडीज़। ये टू बॉडीज़ आमने सामने भिड़ेंगी, कोलाइड करेंगी, तो हम कहेंगे कोलिजन हो रहा है। तो डायरेक्टली कांटेक्ट ये दो बॉडीज़ का हो रहा है, उसको हम कहेंगे कोलिजन। कोलिजन तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक और एक होता है पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की क्या खासियत है, जैसे कि कोई बॉल है, ये बॉल है, किसी ग्राउंड से हमने फेंका, ये हाइट से फेंका, इसको मार्क करना, मेरे चश्मे की एग्जैक्टली सामने है, ये मेरे हाथ के साथ कोलाइड करेगा और कोलिजन के बाद अगर ये बॉल सेम हाइट पे आ जाता है तो हम कहेंगे ये इलास्टिक कोलिजन है। ऐसा क्यों कहा कि ये इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि जब ये कोलाइड करेगा और वापस सेम हाइट पे जाएगा तो सेम हाइट पे जा पाया, इसका मतलब है इसकी एनर्जी कोलिजन के पहले जितनी थी कोलिजन के बाद उतनी ही रही, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन है। फिर दूसरी बात आती है कि हमने यहाँ पे लिखा है मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम कैसे कंजर्व्ड है, मोमेंटम किसका कंजर्व्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, ऐसा मैंने लिखना चाहिए, तो वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं मोमेंटम ऑफ सिस्टम। मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बच्चों तुम भी लिख लो इसे, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कर लो इसे, मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमने भी कर लिया इसे, ठीक है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व मतलब क्या है, एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं क्या। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया यहाँ पे देखो, ये बॉडीज़ है, एक m1 है एक m2 है, u1 वेलोसिटी से चल रही है, एक बॉडी u2 वेलोसिटी से चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। पीछे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर पीछे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी तो ये कैसे उसको कैच करके टकराएगा, जाहिर सी बात है। हो भी सकता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, हम एक डायरेक्शन वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ये कोलाइड करेंगे और कोलिजन के बाद ये थोड़ा वापस सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोलिजन हो रहा है दो पार्टिकल के बीच में धड़ाम वाला, तो ये कोलिजन कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं हो रहा है। दिस कोलिजन इज नॉट हैपनिंग ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, कोलिजन इज हैपनिंग ड्यू टू इंटरनल फोर्स। और जब इंटरनल फोर्स होता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो हमने लास्ट बिट में पढ़ा था कि मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व होने की कंडीशन भी हमने पढ़ी थी कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो इसलिए कोलिजन में कोई भी सिचुएशन रहे, तीनों टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। तो दूसरा टाइप क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। लेट्स से कि कोई मटेरियल है, कोई बॉडी है, इसको मैं छोड़ देता हूँ और ये मेरे हाथ को चिपक गई, ये बाउंस बैक नहीं हुई ऊपर। पहले सिचुएशन में बॉडी नीचे गिरी, वापस सेम हाइट पे गई, हमने कहा कि भैया ये इलास्टिक कोलिजन है। फिर दूसरे सिचुएशन में ये बॉडी को हमने नीचे फेंका और ये बॉडी चीज़ के साथ ही साथ चिपक गई, ठीक है। तो दिस इज़ m1, दिस इज़ m2, दोनों साथ में स्टिक हो गए। तो हमने कहा कि ये बॉडी का जो पहले मोमेंटम था वो कंजर्व हुआ, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी रीगेन नहीं हो पाई। मोमेंटम ये सिचुएशन में भी कंजर्व है। कोलिजन को जब देखेंगे, मोमेंटम जब कंजर्व होगा, इस फिनोमिना को जब पढ़ेंगे तो हमें देखना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है यहाँ पे ये जो ग्रेविटी है और यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस है। फिर से एक बार मैं दोहरा दूँ, जब कोई बॉडी के बीच में कोलिजन हो रहा है ये सिचुएशन में, एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे इन ऑल द सिचुएशन, इन ऑल द सिलेबस ऑफ क्लास 12, क्लास 11। जब बॉडी इसके साथ इम्पैक्ट करेगी तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो एक फोर्स हुआ, वो भी इंटरनल फोर्स है, क्योंकि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाती है, सिस्टम का ही पार्ट होती है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं इंटरनल फोर्स किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। दूसरा तुम कहोगे सर ये गिर गया ना ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ internal force. So there are two forces acting during the collision in this type of collision. One is normal reaction
one is gravitational force, and both the forces are internal forces, and hence in all the cases of collision momentum is conserved as there is no external force acting on the body. ठीक है, तो सेकंड वाला हमने देखा चिपक गया, उसको नाम क्या दिया हमने, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. तीसरा पार्ट है, तीसरा कोलिजन का टाइप है दैट इज पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पे बॉडी गिरेगी ऊपर से, मेरे चश्मे की हाइट से गिर रही है बॉडी, वो ऊपर तो जा रही है लेकिन मेरे दाढ़ी तक गई बॉडी. ठीक है, मतलब उसका कंप्लीट रिकवरी नहीं हुआ. बिफोर कोलिजन यहाँ से गिरी, आफ्टर कोलिजन इधर तक ही आई. बिफोर कोलिजन यहाँ पे थी, आफ्टर कोलिजन यहाँ पे आ गई, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया. मोमेंटम यहाँ पे भी बरकरार है, मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व्ड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन ऑल द केसेस. थर्ड वाला पॉइंट, पहली सिचुएशन जब इलास्टिक कोलिजन था, बॉडी कंप्लीटली रिकवर होगी, तो हमने कहा कि वहाँ पे एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड. बेटा ये ध्यान में देना, मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन. ओके. सेकेंड पॉइंट, इन इलास्टिक कोलिजन जहाँ पे बॉडी कंप्लीटली अपना एनर्जी खो चुकी, गिर गई, ऊपर ही नहीं उठ पाई, ये सिचुएशन में एनर्जी इज कंप्लीटली लॉस्ट. मतलब बिफोर कोलिजन एनर्जी ज़्यादा थी, आफ्टर कोलिजन ठुस हो गई, राइट. सो वी कैन से एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड एंड इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज मोर, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज मोर कंपेयर टू आफ्टर कोलिजन. ठीक है. पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में हम कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है. पार्शियली इन इलास्टिक मतलब क्या है, डुडुम टुक इधर तक ही आएगा, डुडुम टुक इधर तक ही आएगा, कंप्लीट रिकवर नहीं हो पाएगा. तो मोमेंटम कंजर्व, देयर इज नो इशू. फिर हमने कहा एनर्जी, नो एनर्जी इज नॉट कंजर्व, नहीं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गई, कंप्लीटली लॉस नहीं हुई, कुछ हद तक एनर्जी लॉस हो गई, लेकिन हुई है लॉस. 1% की क्यों ना हो, एनर्जी लॉस है, तो हम कहेंगे एनर्जी इज नॉट कंजर्व. ठीक है. तो कौन से टाइप की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे. बॉडी जब मूव करेंगी, कोलिजन होगा इनका, तो यहाँ पे जो मेजरली एनर्जी की बात करेंगे वो हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात, और थोड़ी ही बहुत एक दो जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे. ठीक है. सो ये मैकेनिकल का टॉपिक है, तो यहाँ पे एनर्जी के दो ही टाइप पढ़ेंगे हम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, एंड मेजरली काइनेटिक एनर्जी की ज़्यादातर बात होगी. ठीक है. तो ये पूरी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी. ये वाला फिनोमिना देखो, ये क्या लिखा है, वही मैं बता रहा था कि मोमेंटम क्यों कंजर्व्ड है. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, जो कुछ फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्स लग रहे हैं. कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि, हमने कहा नहीं लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है तीनों सिचुएशन में. ठीक है. चलो आगे कुछ लिखा हमने, आगे दूसरे टाइप से उसकी डेफिनेशन लिखने की हमने कोशिश की. ठीक है. तो मैं एक बार इसे सेट कर दे. नाउ सी हियर, what is collision, what we can say, theoretical definition, it is a process of momentum transfer by internal force of a system. ठीक है. मोमेंटम का ट्रांसफर होना, इट इज़ नथिंग बट कोलिजन. ठीक है. यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जो कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स. सिचुएशन कंसिडर करते हैं, ये वही सिचुएशन, m1 m2 आर द मासेस मूविंग विथ u1 एंड u2 वेलोसिटी, कोलाइड करेंगे और कोलिजन के बाद सेपरेट हो जाएंगे. सो ये पूरी बिफोर कोलिजन की सिचुएशन, ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ड्यूरिंग कोलिजन. ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है कुछ, स्टेट ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन. सो आउट ऑफ दिस थ्री सिचुएशन, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, वी कैन से दैट ड्यूरिंग कोलिजन सबसे कम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होती है. क्यों होती है उसका एक्सप्लेनेशन देखो. यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, जब बॉडी एक दूसरे के साथ ऐसे टकराएंगी, चढ़ाएं, तो ये बॉडी क्या हो करेगी, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगी. इसका जो शेप ऐसा होगा तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऐसा. ठीक है. तो ऐसा इतना शेप होगा तो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली सिकुड़ जाएगा, ऐसे विजिबली हमें नहीं दिखेगा वो, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है. डिफॉर्मेशन तभी भी होता है जब हमें विजिबली बॉडी का शेप चेंज होते हुए ना दिखे, तभी भी थोड़ा सा चेंज होता है. ठीक है. अच्छा होता है, कुछ होता है, राइट. तो जब डिफॉर्म होगी बॉडी तो उसका शेप चेंज होगा, मतलब वो अंदर ही अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी. When the body deforms, it stores the potential energy. और वो कैसे पता चला सर आपको पोटेंशियल एनर्जी उसने स्टोर की, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आफ्टर कोलिजन वापस एक्सपांड हुआ. तो वापस एक्सपांड क्यों हो गया, क्योंकि उसने पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करके रखी होगी, और वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. और वो पोटेंशियल एनर्जी लाई कहाँ से, जब ये दो बॉडीज टकरा रही थी उनके पास थी काइनेटिक एनर्जी, जब टकराई थोड़ी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, और मोमेंटम जैसे ही खत्म हो गया, दोनों चले
वापस अपना शेप रिगेन किया तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगी। तो इतनी छोटी सी बात मुझे बतानी थी कि ड्यूरिंग कोलिजन सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वहाँ पे बॉडी डिफॉर्म होती है, राइट। और एक दूसरा वर्ड होता है जिसका नाम है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब दो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में आएंगे, फिजिकली कॉन्टैक्ट में आएंगे, उसको कहते हैं हम इम्पैक्ट। कि ये क्यू पॉइंट लिखा हमने, कोलिजन बिना कॉन्टैक्ट के भी हो सकता है। जैसे कि मेरे पास टू पार्टिकल्स है, देयर आर टू पार्टिकल्स, दिस इज वन पार्टिकल एंड दिस इज अनदर पार्टिकल। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों को हमने कुछ वेलोसिटी दी, ये पीछे है, ये दोनों आएंगे भागेंगे, पीछे वाले को थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी दे दो, ये आएगा इसके नज़दीक, इसको टच नहीं कर पाएगा। ये क्यों नहीं टच कर पाएगा? बिकॉज बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज एंड बोथ विल रिपेल, ठीक है। तो ये इसके नज़दीक आएगा, टच नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिपल्सन हो जाएगा, ये थोड़ा पीछे जाएगा और ये आगे भागेगा, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। क्योंकि ये आगे था, पॉजिटिवली चार्ज था, ये पीछे है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। जब इसके पास आएगा रिपेल करेंगे, रिपेल कैसा होगा? एक बॉडी आगे बढ़ेगी, दूसरी बॉडी पीछे आएगी, ठीक है। सो जो बॉडी आगे बढ़ेगी उसकी ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो बिना कांटेक्ट के भी कोलिजन होता है जिसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट कोलिजन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, नो नीड टू वरी, ओके राइट। सो हम आगे चलेंगे, कुछ लिखते हैं और फिर रिकॉर्डिंग कर लेंगे। रिज्यूम, ठीक है। अभी 2-3 पॉइंट और देख लो, ये समझ में आया? बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। फिर से बता देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी u1 थी m1 की, इसकी u2 वेलोसिटी, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो गई, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट इन दिस अबव सिचुएशन, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अभी जो बात कर रहा था मैं, मोमेंटम कंजर्व होता है, किसे लिखेंगे मैथमेटिकली? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और कैसे लिखना है? m1 u1 प्लस m2 u2, मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, दैट इज बिफोर कोलिजन, दोनों बॉडी का मोमेंटम लिख लिया, इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऐसा हो सकता है, देखो लेट्स से कि एक नंबर ले रहा हूँ रैंडमली, ये है 4 + 1 और आफ्टर कोलिजन ये होना चाहिए 3 + 2 लेट्स से, ठीक है। तो हमने देखा इसकी एडिशन देखो, 4 + 1 कितनी आ रही है? 5, 3 + 2 एडिशन कितनी है? 5, मतलब मोमेंटम बिफोर 5 था, आफ्टर कितना है? 5। लेकिन ज़रूरी ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट बॉडी थी जिसका मोमेंटम 4 था वही सेम बॉडी का मोमेंटम 4 रहे, नहीं, उसका चेंज हो गया, 3 हो गया। जो सेकेंड बॉडी थी m2, उसका मोमेंटम पहले था 1, आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम कितना हो गया? 2। तो इंडिविजुअल सिस्टम के एलिमेंट्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन उनका मिला जुला के जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 5 है मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन भी 5 होना चाहिए, ऐसा ये कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा, ठीक। अभी कोई मटेरियल की बात कर लेते, इलास्टिक मटेरियल है, पार्शियली इलास्टिक मटेरियल एंड इन इलास्टिक मटेरियल। ये तीनों डिफरेंट मटेरियल का अंतर क्या है? शॉर्ट में समझो, इलास्टिक मटेरियल मतलब जो बॉडी के ऊपर हम वर्क डन करेंगे, बॉडी डिफॉर्म होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी अपना कंप्लीट शेप रीगेन करेगी। जैसे कि बॉडी फिक्स थी, उसके ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी का डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे ही मैंने फोर्स रिमूव किया बॉडी कंप्लीटली अपना शेप रीगेन कर पाई, ठीक है। सो हमने लिखा विच डिफॉर्म्स, अ बॉडी विच डिफॉर्म्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, दैट इज इलास्टिक बॉडी और इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। और क्या होता है डिफॉर्मेशन के वक्त? ये डिफॉर्मेशन के वक्त पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर, और वो फोर्स रिमूव करने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है और बॉडी अपना शेप रिगेन कर पाती है। फिर दूसरा मटेरियल हमारे पास है पार्शियली इलास्टिक मटेरियल। इसके अंदर बॉडी डिफॉर्म होगी लेकिन रिगेन तो होगी, बॉडी कंप्लीटली होगी या कुछ हद तक नहीं भी हो सकती। तो मान लेते हैं यहाँ पे बॉडी कंप्लीटली रिगेन होगी, लेकिन ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से लॉस हो जाएगी। एक बात यहाँ पे गौर से देखो, फोर्स लगाया मैंने, पहले सिचुएशन में पूरा का पूरा फोर्स बॉडी को डिफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे पूरा का पूरा फोर्स बॉडी को डिफॉर्म नहीं करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स जो वर्क डन क्रिएट कर रहा है उसका वर्क डन कुछ दूसरे फॉर्म में, जैसे कि हीट हो गई, उसके बाद फ्रिक्शन हो गया, इसमें चला गया और बचा हुआ वर्क डन से बॉडी डिफॉर्म हो गई। तो पूरे के पूरे वर्क डन का डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गई और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन से बॉडी का डिफॉर्मेशन हुआ और उसको रिगेन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, वो रिगेन कर लेगी, लेकिन कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो गई।
So this kind of material are called as partially elastic material. So on the removal of external force, only stored potential energy will be released. जितना स्टोर किया था वर्क डन ने एनर्जी को, उतनी ही रिलीज होगी, बाकी तो चली गई ना हवा में. फिर हमने आगे देखा इनइलास्टिक मटेरियल. इनइलास्टिक मटेरियल वर्क डन करोगे, बॉडी कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएगी और कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगी, वैसे की वैसे रहेगी. पहले सिचुएशन में फोर्स लगाया, बॉडी रिगेन की. दूसरे सिचुएशन में फोर्स लगाया, बॉडी ने रिगेन किया और कुछ लॉस हुआ. तीसरे सिचुएशन में आया, बॉडी पुटो कंप्लीटली डिफॉर्म हो गई, एनर्जी भी लॉस हो गई कुछ, और बॉडी अपना शेप रिगेन नहीं कर पाई. बॉडी शेप रिगेन कर पाती तो हम कहते हैं कि वो इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक है. इन इलास्टिक में क्या हो गया, फोर्स लगा, कंप्लीटली डिफॉर्म हो. कोई एग्जांपल, कोई क्ले है, उसको हमने डाल दिया ग्राउंड के ऊपर, तो वो ग्राउंड को चिपक गया, उसका शेप भी चेंज हो गया और परमानेंटली वैसा का वैसा दिख रहा है अभी. ठीक है, उसका थोड़ा कंप्लीटली चेंज हो गया क्ले का. दैट इज इन इलास्टिक मटेरियल. अभी काम की बात करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में कुछ ऐसा फॉर्मूला हमें मिल जाए ताकि हम अभी से आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सक्षम हो जाए. सो पहले हम पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन दैट इज हेड ऑन कोलिजन पढ़ेंगे हम. हेड ऑन कोलिजन मतलब आमने सामने एक लाइन में, उसको इनलाइन कोलिजन भी कहते हैं. ठीक है, सो पहले हेड ऑन कोलिजन पढ़ेंगे और दूसरा कौन सा है, दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन, वो आगे चल के हमें मिलेगा. ठीक है, सो इलास्टिक कोलिजन का हेड ऑन कोलिजन हम देख रहे हैं यहाँ पे. तो ये सिचुएशन वही बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. एंड जाहिर सी बात है u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, नहीं तो कोलिजन होगा ही नहीं. सो आफ्टर कोलिजन बॉडी गेट सेपरेटेड. तो हमने कहा कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है. इन दोनों इक्वेशन से कंबाइन से हमें एक कोई नया फॉर्मूला मिल रहा है, कोई नया इक्वेशन हमें मिल रहा है. देखो कैसे. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होता है. सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2. आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2. m1 v1 की टर्म यहाँ पे लेके आए, m2 v2 की टर्म, m2 u2 की टर्म यहाँ लेके आए. यहाँ से m कॉमन ले लिया, m1 इंटू u1 माइनस v1. ये टर्म में से m2 कॉमन ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दे दिया, रोक दिया उसको वहाँ से इक्वेशन नंबर 1. फिर हमने देखा कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है. सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. सो इनिशियली मतलब बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस गाय इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. दैट इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हाफ ऑफ कट हो गया. नेक्स्ट पेज पे चले गए. यहाँ से हमने देखा कि हाफ कट करने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ऐसा दिखेगा. यहाँ से 1 की टर्म एक साइड पे, 2 की टर्म एक साइड पे. यहाँ से m1 कॉमन ले लिया, यहाँ से m2 कॉमन लिया, इक्वेशन ऐसा दिखा. इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2. अभी ये जो मोमेंटम का इक्वेशन आया था और ये काइनेटिक एनर्जी से जो इक्वेशन आया था, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. सो दिस इज इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड जो यहाँ पे लिखी है, और उसकी ये साइड ये यहाँ पे लिखी है. ठीक है, तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा था m1 m2 m2 कैंसिल कर दिया. हमने देखा कि ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को हम u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो दिस प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b. तो यहाँ से ये दोनों टर्म कट हो गए. फाइनली हमें ये मिला u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2. इसको थोड़ा रीअरेंज करिए, v की टर्म एक जगह पे, u की टर्म एक जगह पे, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1. ये इक्वेशन हमें मिला. अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इसको हम कहते हैं, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1. ठीक है, डायग्राम भी लेके आता हूँ फॉर आवर रेफरेंस. यहाँ पे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, देखो ये डायग्राम को भी हम यहाँ से अभी उठा के लाते हैं. ठीक है, अगर इसको गौर से देखो, u1 माइनस u2, क्या मैं इसको दूसरा नाम दे सकता हूँ और क्या तुम इसको समझ सकते हो कि इसका नाम क्या हो सकता है? दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू, क्या इस टर्म को हम लिख सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर collision. So in elastic collision u1 minus u2, ये जो फॉर्मूला मिला है u1 minus u2 is equals to v2 minus v1. By comparing these two equation, those which two equation, conservation of momentum and conservation of kinetic energy,
ये इक्वेशन हमें मिला। उसी के अंदर हमने देखा u1 माइनस u2, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी में मिला था vab इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसको va माइनस vb लिखते थे। वैसे ही कोई दो वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन है तो हम कहेंगे इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू वेलोसिटी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसको और दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस v1 को दूसरा नामकरण है, इसका नामकरण है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब कोई हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो हम नहीं होंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 ही है। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का मीनिंग भी यही होता है। ठीक है, इसके दूसरे दूसरे नाम हमने रख दिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझ सकते हो, बिफोर कोलिजन ये बॉडी इसके थोड़ा नज़दीक आएगी तो दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन के बाद इसको वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, v2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी v1 से, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा इसको, क्योंकि उसको टकरा रहा है और वही डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो v2 की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उसको नाम दे दो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे बहुत अच्छे से, इतना सब लिख लो। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।